वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये जो नोट्स लिखवाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, यू मस्ट बी कोनर इन द प्रॉपर्टी, और दूसरा कंडीशन क्या लिखाया था, यू मस्ट बी ए को बोरोवर फॉर द लोन। सर इसका मतलब क्या होता है? सर जो यहाँ पे मैंने लिमिट लिखवाई थी ना 2 लाख या 30,000 वाला एसओपी के केस में इनटू नंबर ऑफ को ओनर, तो मैंने बताया था कि अगर 2 को ओनर्स हैं तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 लाख, ठीक है। अगर 3 को ओनर्स हैं तो 2 इंटू 3 6 लाख। समझ रहे हो ना, जैसा भी मामला बन रहा होगा, ठीक है सर। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है जॉइंट ओनरशिप के केस में। अगर इंडिविजुअली हम लोगों ने अकेले लिया होता तो हमें मैक्सिमम लिमिट 2 लाख का ही इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता। एसओपी के केस में ध्यान रहेगा, मैं लेट आउट प्रॉपर्टी और डिम लेट आउट की बात नहीं कर रहा हूँ। एसओपी के केस में तो एक बंदे ने अगर लिया होता तो बस 2 लाख का आपको मैक्सिमम लिमिट कर दिया था इंटरेस्ट ऑन लोन का कि इतना अलाउ करेंगे। लेकिन अगर जॉइंट ओनरशिप का केस है तो सर आपका वो 2 इंटू नंबर ऑफ जितना भी को ओनर्स होंगे आपके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन ये बेनिफिट कब मिलता है उसकी मैंने कंडीशन लिखाई थी कि सर 2 का 4 या 2 का 6 कब बनेगा, या 2 का 8 कब बनेगा। आप समझ रहे हो ना, कब बनेगा सर? ये तभी बनेगा जब ये दोनों कंडीशन आपके फुलफिल होंगे। सर वो जो कोनर है वो प्रॉपर्टी का कोनर भी होना चाहिए और साथ के साथ लोन में को बोरोवर भी होना चाहिए। अब ये कहाँ से प्रूफ हो पाएगा कि वो प्रॉपर्टी में भी कोनर है? यानी कि अगर जैसे एक एग्जांपल लें तो मैं और मेरे भाई, ठीक है, ने मिलकर एक बिल्डिंग लिया, तो कोओनर कैसे होंगे? अगर बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स में मेरा भी नाम है उसका भी नाम है, जितना भी परसेंटेज हमारा हो, चाहे 50-50 मान लो भी, तो हम दोनों का नाम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में अगर मेंशन्ड है, लिखा है कि हाँ ये दोनों ही जो हैं ओनर्स हैं, यानी कि को ओनर्स हैं, जॉइंट ओनरशिप है, तब वहाँ से ये फैक्ट आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ही आपका को ओनर हैं प्रॉपर्टी में। कहाँ से प्रूफ होगा ये सर? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को देखकर कि हाँ इन दोनों का नाम वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से प्रूफ होगा। दूसरा पॉइंट है सर, यू मस्ट बी को बोरोवर फॉर द लोन। जो लोन लिया है वो हम दोनों ने लिया होना चाहिए, ना कि ऐसा है कि मैंने जो पैसे लगाए सिर्फ मैंने लोन लिया है, उसने लोन ही नहीं लिया, लोन ही उसने नहीं लिया। अगर उसने लोन ही नहीं लिया सर तो उसे क्यों मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सर लोन में भी दोनों की साझेदारी होनी चाहिए, साथ के साथ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में दोनों का जिक्र होना चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन का जो 2 लाख का लिमिट है इंटू नंबर ऑफ को ओनर्स वाला, वो आपको बेनिफिट मिल पाएगा। मेरे केस में 2 इंटू 2 4 लाख तक का मिल जाएगा। अगर मैंने अकेले लिया होता तो मुझे मात्र 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको डिडक्शन मिलता, ठीक है ना। तो यही कंडीशन समझाना था। हाँ चलो, अब इस पे पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है? हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में तो मेरा को ओनर है, लेकिन वो लोन जो मैंने लिया था या जो भी प्रॉपर्टी के नाम पे लोन ली गई है उसमें उसने ना लिया हो, सिर्फ मैंने लोन लिया, तो क्या ये आपको मिलेगा 2 का 4? नहीं मिलेगा सर, कभी नहीं मिलेगा। जब लिया ही नहीं तो किस बात का मिलेगा? आप समझ रहे हो ना, उसने लोन लिया ही नहीं तो उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन क्यों मिलना चाहिए? अब सोचिए, नहीं मिलेगा ना। बस हो सकता है, चलो अब एक और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हम दोनों ने मिलकर लोन लिया हो प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में उसका जिक्र ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं है, तो भी सर ये 2 लाख ही रह जाएगा, 4 लाख नहीं बनेगा। आप समझ रहे हो? यानी इन दोनों ही कंडीशन का, प्रॉपर्टी में भी उसका नाम होना चाहिए और साथ के साथ लोन भी हमारा, हम दोनों ने प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में साथ में लिया होना चाहिए। समझ रहे हो? लोन के डॉक्यूमेंट्स में और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में दोनों होने चाहिए। नहीं है तो आपको ये 2 लाख से मल्टीप्लाई जो मैंने किया नंबर ऑफ को ओनर्स, या अगर 30,000 वाला भी, अगर आप किसी को कन्फ्यूज़न ना हो जाए, 30,000 वाला जो केस मैंने बताया था उसमें भी इंटू नंबर ऑफ को ओनर्स ही होंगे। 2 लाख वाला ज़्यादातर यूज़ होता है, इसलिए मैं बार बार 2 लाख 2 लाख 2 लाख बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 लाख इंटू नंबर ऑफ को ओनर्स आपको तभी होगा जब ये दोनों कंडीशन क्या जो मैंने बताया वो फुलफ़िल हो रहे हैं। पहला कि यू मस्ट बी द को ओनर इन द प्रॉपर्टी, दूसरा यू मस्ट बी ए को बोरोवर फॉर द लोन। लोन के डॉक्यूमेंट्स में, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में आप दोनों में ही
को ओनर्स और को बोरोवर होने चाहिए, दोनों का नाम वहाँ होना चाहिए, दोनों ने एक्चुअल में लोन लिया हो और दोनों असल में प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़िया है। अब हम लोग देखेंगे अगला कंसेप्ट, जो कि है कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट। चलिए लिखते हैं, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं, ठीक है? लिखो, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट। ठीक है सर, COMPOSITE है कंपोजिट, ठीक है? कंपोजिट रेंट लिखिए पहले। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है सर? कंपोजिट रेंट का मतलब हो गया सर आपका रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर एसेट्स एंड अमेनिटीज। ठीक है, कंपोजिट रेंट का मतलब हो गया रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर एसेट्स एंड अमेनिटीज़। एक्सप्लेन करूँगा, धैर्य रखिए, ठीक है? एग्रीमेंट इज सेपरेबल दूसरा है एग्रीमेंट इज नॉट सेपरेबल। तो क्या होगा? रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, एचपी का मतलब हाउस प्रॉपर्टी से है, ठीक है? शॉर्टकट में मैंने लिखा, स्पेस का मैं यहाँ पे रेंट ऑफ एचपी, ऐसे भी आप एचपी शॉर्टकट होता है हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है ना? रेंट ऑफ एचपी हाउस प्रॉपर्टी रेंट ऑफ अदर एसेट्स और इस केस में टोटल रेंट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। IFOS लिखा मैंने, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है? IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या ऑब्लिक का मतलब या हो गया, ठीक है? ऑब्लिक लिखा मैंने, ऑब्लिक मतलब या, PGBP, जैसा भी मामला बन रहा हो, ठीक है?
रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के नीचे कर दीजिए टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। IF का मतलब हो गया इनकम फ्रॉम, HP का मतलब हो गया हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंट ऑफ अदर एसेट्स के नीचे लिख दीजिए टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला, यही वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या PGBP। ठीक है, यही चीज़ लिखना है इसको, IFS या PAGP। IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या PGBP, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, लिखो पहले। हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करें और अच्छे से लिखें। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, पॉज करके लिख लीजिएगा। एक नोट लिखिएगा। if let out of property is not feasible, पॉसिबल नहीं, feasible लिखो। feasible का मतलब possible से ही होता है। if let out of property is not feasible मतलब संभव ही नहीं है। feasible नहीं मतलब possible नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है ना, if let out of property is not feasible without other asset without other assets, then क्या करोगे आप, then total rent is taxable under the head income from other sources या PGBP। whether agreement is separable or not। for example hotel। ठीक है, if let out of property is not feasible without other assets, then total rent is taxable under the head income from other sources या PGBP यानी कि profits and gain from business or profession। whether agreement is separable or not, जल्दी लिखिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इस पे क्वेश्चंस भी बनेंगे। अभी तक तो हम लोग बहुत हद तक कंसेप्ट ही डील कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चंस भी बनेंगे प्रैक्टिकल। वीडियो में पहले कंसेप्ट्स कवर कर लूँ सारे, फिर आपको क्वेश्चन आंसर का भी सेशन होगा।
आई होप कि सभी ने लिख लिया हो। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए तो समझते हैं क्या है कंपोजिट रेंट। सर कंपोजिट रेंट का मतलब होता है कि यदि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, मैं आपका एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप लैंडलॉर्ड हैं, आपने अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है किसी टेनेंट को, यानी कि किराएदार को, उसके साथ साथ उस हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ मतलब उसके अतिरिक्त अदर एसेट्स भी दे रखे हैं, एंड अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ का मतलब होता है फैसिलिटीज़ भी दे रखी हैं। क्या क्या दे रखी हैं, चलिए उससे भी समझते हैं क्या क्या हो सकता है एक्चुअली। अदर एसेट्स के कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अदर एसेट्स से मतलब है सर यहाँ पे क्या क्या और किराए पे दे सकते हो बिल्डिंग के साथ, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या किराए पे दे सकते हो। सर फर्नीचर्स दे सकते हैं, हाँ दे सकते हो। फिक्सचर्स दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी भी दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं सर, एटसेट्रा। फर्नीचर्स दे दिया, फिक्सचर्स दे दिया। P&MC मतलब हो गया प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना। चलो, और अमेनिटीज़ दे सकते। अमेनिटीज़ का मतलब क्या होता है सर, अमेनिटीज़ का मतलब होता है फैसिलिटीज़। जब सैलरी पढ़ाया था तब शायद बताया होगा मैंने, इनफैक्ट बताया होगा नहीं, बताया था। एमिनिटीज़ का मतलब क्या हो गया सर, फैसिलिटीज़। तो फैसिलिटीज़ जिन्हें नहीं पता वो लिख लो, फैसिलिटी होता है इसका मतलब, फैसिलिटीज़, ठीक है। तो किस तरह की एमिनिटीज़ देंगे आप, अदर सर्विसेज करके मान लो। फैसिलिटी दे रहे हो ना, तो कोई गुड्स थोड़ी दे रहे हो, फैसिलिटी दे रहे हो। किस तरह की अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड, लाइक क्या, लिफ्ट हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड का हो सकता है, समझ सकते हो ना। तो इसी तरह की जैसे अपार्टमेंट वगैरह में क्या फैसिलिटी देता है, लिफ्ट का दे देता है, एलिवेटर्स देता है, लिफ्ट बोल लो, सिक्योरिटी की सर्विसेज दे देता है, जनरेटर्स दे देता है, पावर बैकअप्स का दे देता है, समझ रहे हो ना। तो उन्हीं को बोल रहे हैं हम लोग के पास फैसिलिटीज़। लिखवा दूँ या समझ गया, लिखवा ही देता हूँ, चलिए लिख लीजिए। अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड in the building, other services provided in the building like क्या बताइए, कहाँ पर लिखे, लिफ्ट या एलिवेटर बोल लो, एलिवेटर, एलिवेटर्स, इसी को लिफ्ट भी बोलते हैं, या और लिफ्ट्स। दूसरा एग्जांपल, पहला है ये एलिवेटर्स और लिफ्ट्स, दूसरा एग्जांपल सिक्योरिटी की सर्विसेज देते हो, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं ना, उसी को बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी की सर्विसेज, ठीक है, सिक्योरिटी। तीसरा एग्जांपल जनरेटर्स, जनरेटर बोल लो, कहीं कहीं तो जनरेटर नहीं, पावर बैकअप्स भी देता है, जैसे बहुत जगह होते हैं ना, तो सिर्फ जनरेटर नहीं होता, तरह तरह का पावर बैकअप्स होता है। जनरेटर के पास में आप लिख ही लीजिए फिर, पावर बैकअप्स, जनरेटर्स और पावर का बैकअप्स, पावर बैकअप्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ सर ये हो गया, रीड आउट कर देता हूँ।
सर कंपोजिट रेंट में मैंने लिखा है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ अदर एसेट्स एंड अमेनिटीज़। अदर एसेट्स में बताया मैंने एग्जांपल, जैसे कि फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अमेनिटीज़ में बोला मैंने, उसका मतलब होता है सर फैसिलिटीज़। तो फैसिलिटीज़ किस तरह की फैसिलिटीज़, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हो फैसिलिटीज़ में, तो मैंने उसे एक्सप्लेन करा, अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग लाइक, उसके एग्जांपल्स दे दिए मैंने क्या क्या, एलिवेटर्स जिसको कि लिफ्ट्स भी बोलते हैं, सिक्योरिटी, एलिवेटर्स और लिफ्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, जो आप स्केलेटर भी होता है बट वो काफ़ी हाईटेक अपार्टमेंट्स में होती है, ठीक है ना। तो एलिवेटर्स, लिफ्ट्स, सिक्योरिटी की सर्विसेज, जनरेटर या पावर बैकअप्स, तो इस तरह की फैसिलिटी को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आई होप कि सभी ने लिख लिया होगा। चलो इस वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं अदर वीडियो में इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो लेंदी हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।